हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार जीएस हब बाई डीएस सर में। दोस्तों आज हम एक बार फिर से देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम एनालिसिस 2023। साथियों आज है 24 नवंबर और 24 नवंबर को आल शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जीएस जीके में, उन सभी का हम कंप्लीट रिव्यू देखने वाले हैं। दोस्तों आज क्षमा चाहते हैं, आज आपकी जो क्लास है एनालिसिस है वो लेट हो गया है, क्योंकि आवश्यक कार्यों के चलते हम सफ़र पर थे। उसके बाद जब अपने घर पे पहुंचे तो वहां पर आपका एनालिसिस ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। इससे पहले आप लोग एक बार से दोस्तों में सेशन को दोस्तों इसको शेयर कर दीजिए। जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो आप लोग लाइक कर दीजिए, और अपने चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, इस तरह के निरंतर एनालिसिस आपको मिलते रहेंगे, और जिन विद्यार्थियों का एग्जाम बाकी है उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। साथियों बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके इस क्लास से रिपीट हो रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज है 24 नवंबर और 24 नवंबर को आल शिफ्ट में लगभग 70 के आसपास हमारे पास तीनों शिफ्टों से मिलाकर प्रश्न मिले हैं। उन सभी का हम रिव्यू देखने वाले हैं, और बहुत सारा बदलाव हुआ है और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, उन सभी के बारे में जानकारी लेंगे। तो आज का पहला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय रुपया अवमूल्यन की तिथि क्या थी? यानी कि जब भारत का रुपया का अवमूल्यन किया गया था इसकी तिथि क्या थी। इसके बाद एक प्रश्न आया था, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। एक प्रश्न दोस्तों आया था, स्वर्ण मुद्रा योजना किस वर्ष लागू हुई। इसके बाद एक प्रश्न यहाँ पर आया था, जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत किसने कहा था। और एक प्रश्न था कि मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ पर स्थित है। ये सारे के सारे प्रश्न जो आज आपके तीनों शिफ्टों के एग्जाम से मिलाकर पूछे गए हैं। चलिए उन सभी का हम जल्दी से रिव्यू देख लेते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कहा है कि FII के फुल फॉर्म में एफ का मतलब क्या होता है। यहाँ पर एफ का मतलब बताना है। तो एफ का जो मतलब बनेगा वो दोस्तों फॉरेन बनेगा। क्या बनेगा? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है FII का। दोस्तों इसमें एफ का मतलब बनेगा फॉरेन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, रजिया सुल्तान का पिता का नाम क्या था। तो दोस्तों इल्तुतमिश इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और रजिया सुल्तान जो थी ये आपकी भारत के इतिहास की पहली महिला शासिका थी। पहली महिला शासिका, या कह सकते हैं पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कहा गया है कि भारतीय रुपया का अवमूल्यन कब किया गया। ऐसा प्रश्न आया था पहली शिफ्ट में। और दोस्तों देखिए, अगर बात कर लें भारतीय रुपया की, तो भारतीय रुपया में कुल मिलाकर के 3 बार अवमूल्यन हुआ है। पहला अवमूल्यन 20 सितंबर 1949 को सर्वप्रथम किया गया था। दूसरा अवमूल्यन दोस्तों 6 जून 1966 को किया गया था। और तीसरा अवमूल्यन दोस्तों 1 जुलाई 1991 को किया गया था। आप देख लेंगे इसमें कौन सा प्रश्न आपसे पूछा गया था। यदि आपसे 49 का पूछा है तो 20 सितंबर, 66 का पूछा है तो 6 जून, और 91 के पूछा है तो 1 जुलाई से 3 जुलाई तक इसका अवमूल्यन लगातार 3 दिन तक हुआ था। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट उत्तर महात्मा गांधी बन जाएगा। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो साथियों इसका सही उत्तर बनेगा 52वां संविधान संशोधन 1985। इसका राइट उत्तर है, याद रखेंगे। और दल बदल से संबंधित कानूनों का प्रावधान इसमें था। ठीक है, 1985 में यह हुआ था 52वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो इसका सही उत्तर बनेगा भारत। भारत का दोस्तों सबसे बड़ा लिखित संविधान संविधान है। क्या है? लिखित संविधान। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, जबकि दोस्तों पूछ लेगा बड़ा संविधान किसका है। अगर पूछ ले विश्व में सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो आप लोग बताएंगे विश्व में सबसे बड़ा संविधान जो है वो साथियों इंग्लैंड का है। कहाँ का? इंग्लैंड का। हालांकि इन लोगों का लिखित नहीं है, इन लोगों का किस में चलता है दोस्तों? वंशावली के आधार पर चलता है। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों अनुच्छेद 76 से पूछा गया था। इसमें किसका उल्लेख मिलता है। तो महान्यायवादी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों एक पूछा गया था, नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 में क्या है। तो दोस्तों अनुच्छेद 39 जो हाईलाइट करने वाली लाइन है वो याद रखेंगे, ये वाली लाइन, जिसमें पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन को सुरक्षित करने की बात की है। इसमें दोस्तों याद रखेंगे, जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित करना, सामूहिक हित के लिए समुदाय में भौतिक संसाधनों का संवितरण का करना, और धन और उत्पादन में साधनों का संकेंद्रण रोकना। ये सारी की सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा अनुच्छेद 39 को याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, 1998 में भारत रत्न किसे दिया गया है। तो इसका राइट उत्तर बनेगा श्रीमती MS सुब्बुलक्ष्मी। और दोस्तों ये संगीत से संबंधित थी। कहाँ से संबंधित थी साथियों? संगीत से संबंधित थी। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का प्रथम संस्करण कहाँ पर हुआ। तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स पहले जाने जाते थे खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से। और दोस्तों पहला संस्करण 31 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया था। इसके अतिरिक्त दूसरा संस्करण पुणे महाराष्ट्र में 9 जनवरी से 20 जनवरी 2019 तक हुआ था। तीसरा संस्करण 18 जनवरी से 30 जनवरी 2020 तक गुवाहाटी में हुआ था। चौथा संस्करण याद रखेंगे 2022 में हुआ था।
क्योंकि 21 में कोरोना का लॉकडाउन था और 2022 में ये संस्करण होता है। इसके बाद 5वां संस्करण अभी हाल ही में जनवरी 2023 में खेला गया है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो ये चारों के चारों संस्करण हैं। पहला संस्करण आपका दिल्ली में, दूसरा पुणे में, तीसरा गुवाहाटी में और चौथा आपका हो जाएगा पंचकुला में। कहाँ पर दोस्तों? पंचकुला हरियाणा में और 5वां एमपी में, ठीक है। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की थीम क्या थी? तो धाकड़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। और चौथा कहां पर हुआ था? याद रखेंगे, पंचकुला हरियाणा। कहां पर हुआ था साथी? पंचकुला हरियाणा में इसका आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, टेनिस खेल शुरू होने के लिए रेफरी कौन सा शब्द का प्रयोग करता है? तो इस प्रश्न का हमें उत्तर नहीं मिला है। यदि आपको इसके ऑप्शन पता है तो आप इसके ऑप्शन बताइए, उनमें से हम आपको प्रश्न का उत्तर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। टेनिस में शुरू होता है तो उसमें रेफरी कौन सा शब्द बोलता है, ये पूछा गया था। एक प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा का जन्म कहां पर हुआ था? वह कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित थे। तो वेदांतम सत्यनारायण शर्मा जिनका जन्म दोस्तों आंध्र प्रदेश में होता है 1935 में। कब होता है? 1935 में इनका जन्म होता है आंध्र प्रदेश के कृष्णानगर के वेदांतम परिवार में। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखिए, सर्वाधिक एससी पूछ ले, यूपी उत्तर बनेगा, ठीक है। सर्वाधिक एसटी पूछ ले, उत्तर क्या बनेगा? यूपी बनेगा। 1 मिनट, सर्वाधिक एसटी पूछेगा तो उत्तर बनेगा आपका एमपी, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत किसने बताया था? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू के द्वारा 1916 में ऐसा कहा गया था। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर बनेगा केरल। इसको याद रखेंगे, ये कल का रिपीट क्वेश्चन है। एक प्रश्न दोस्तों ये भी पूछा गया था, अनुच्छेद 51G में किसका उल्लेख मिलता है? देखिए, ये प्रश्न आपसे कल भी पूछा गया था कि पशुओं की जो वन्य जीव हैं उनकी सुरक्षा किस मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों ये 7वां मौलिक कर्तव्य है। देखिए, ये जी होता है, ये आपका इसका जो प्लेस वैल्यू होता है ये 7 होता है। जी का मतलब क्या होता है? जब हम रीजनिंग पढ़ते हैं तो जी का जो मतलब होता है वो दोस्तों याद रखेंगे 7वां स्थान होता है। तो मौलिक कर्तव्य संख्या 7 में लिखा है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं उनकी रक्षा और संवर्धन करें तथा प्रमाणित मात्र के लिए दया भाव रखें, ठीक है। इसके लिए बात की गई थी। आगे दोस्तों कहा गया है कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों याद रखेंगे, ये पुस्तक दोस्तों आपकी महात्मा गांधी जी की है, जो लेखन और भाषणों का एक संग्रह है, ठीक है। एक प्रकार की पुस्तक है, ये याद रखेंगे, इंडिया ऑफ माई ड्रीम महात्मा गांधी। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1956 में कौन सा धर्म अपनाया था? दोस्तों इसका राइट उत्तर बनेगा बौद्ध धर्म, ठीक है। इसको याद रखेंगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर बनेगा 28 अगस्त 2014। 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, मोहम्मद गौस का मकबरा कहां पर स्थित है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। एक प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक आता है। इसको याद रखेंगे। एक प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, विधानसभा की अर्हता कौन निर्धारित करता है? तो इसका सही उत्तर बनेगा, विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो विधानसभा की अर्हता को निर्धारित करता है। एक प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? यह प्रश्न पूछा गया था, क्या आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे? इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा 26 जनवरी 1950। यह क्या हुआ था? संविधान भारत का लागू हुआ था। और कहां से हुआ था? तो याद रखेंगे देहरादून से, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें गलती कर देते हैं, तो आपको याद रखना है देहरादून से राष्ट्रपति जो थे राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा इसको लागू किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखेंगे नेशनल एंटी डोपिंग रोधी एजेंसी, ठीक है। नेशनल एंटी डोपिंग रोधी एजेंसी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो खिलाड़ियों में हो रहे जो बदलाव होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं वो ड्रग्स के कारण जब परफॉर्म करते हैं तो उसको रोकने का ये प्रयास करती है। तो यहाँ पर लिखा है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, गद्दाम पद्मजा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है? तो रेड्डी नाम आया है तो क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी। ये हमने आपको बताया था। एक प्रश्न का उत्तर पूछा गया था कि अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो सही उत्तर बनेगा पाटलिपुत्र। क्या बनेगा? पाटलिपुत्र इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, सबसे कम जनसंख्या राज्य किस राज्य की है? सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो 2011 की सेंसस से पूछा गया था। सिक्किम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? देखिए, महान्यायवादी में पहले क्या पूछा? अनुच्छेद कौन सा है। अब की बार पूछा है विधि अधिकारी कौन सा होता है। ये दोनों में अलग अलग शिफ्टों के प्रश्न है, तो महान्यायवादी इसका सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, 44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? देखिए, बेसिकली 44वें संविधान संशोधन में 3 से 4 संशोधन किए गए थे, लेकिन जो इसका मुख्य रूप बना था वो बना था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का जो अधिकार था दोस्तों वो पहले हमारा क्या था? फंडामेंटल राइट था। बाद में इसको लीगल राइट बना दिया। क्या बना गया? कानूनी अधिकार बना दिया। और इसको अनुच्छेद 300 का में रखा गया था। कहां पर? 300 का में इसको रखा गया था 44 में संविधान संशोधन के बाद। उसके बाद फंडामेंटल मेरे कितने बचे थे? 6 बचे थे। उससे पहले मेरे फंडामेंटल कितने होते थे दोस्तों? 7 होते थे। इसको याद रखेंगे।
एक प्रश्न आपसे पूछा गया था ओलंपिक खेलों में महिला चक्का फेंक का वजन कितना होता है। महिला चक्का फेंक का मतलब है दोस्तों वो जो घिरनी होती है गोल गोल महिलाएं फेंकती हैं, उसको दोस्तों याद रखेंगे, उसका वजन होता है 1 kg। ठीक है, याद रखेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 kg। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था बाउंसर शब्द किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था डेयरी उत्पाद में भारत किस स्थान पर है, तो भारत दुग्ध उत्पादन में, डेयरी उत्पादन में कौन से स्थान पर आता है दोस्तों, फर्स्ट रैंक पर आता है, फर्स्ट रैंक इसका सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन शहनाई वादक है, तो शहनाई वादक के लिए हमें एग्जैक्टली दोस्तों ऑप्शन तो पता नहीं चले हैं, लेकिन कुछ शहनाई वादक हमारे सामने है, जैसे कि बिस्मिल्लाह खान और एस बल्लेस, इसके बाद अनंतपाल, अली अहमद हुसैन खां और लोकेश आनंद। ये सारे के सारे क्या है, शहनाई बजाने वाले लोग हैं। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था खरीफ से संबंधित फसल, खरीफ से संबंधित फसल के बारे में पूछा गया था, लेकिन हमें इसके एग्जैक्टली उत्तर इसके भी नहीं मिले हैं। तो हमने खरीफ की जितनी भी फसलें होती हैं वो सब आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जैसे कि कपास, मूंगफली, धान, बाजरा, मक्का, शकरकंद, उर्द, मूंग और मोठ, लोबिया, यानी कि एक हो जाएगा ज्वार, अरहर, ढैंचा, गन्ना, सोयाबीन, भिंडी, तिल, ज्वार, जूट और सनई। ये सारी की सारी जो फसलें हैं दोस्तों खरीफ की फसलें हैं, इनको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था स्वर्ण मुद्रा योजना किस वर्ष आया था, तो दोस्तों अगर बात कर लें स्वर्ण मुद्रा योजना की तो 5 नवंबर 2015, यहां पर आप डेट देखेंगे 5 नवंबर 2015 को स्वर्ण मुद्रा योजना यानी कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की बात की गई थी, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था नीति निर्देशक तत्व से संबंधित प्रश्न आया था, इस प्रश्न के बारे में एग्जैक्टली पता नहीं चला है, तो दोस्तों आप याद रखेंगे जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये जो डीपीएसपी है दोस्तों याद रखेंगे नीति निर्देशक तत्व, तो दोस्तों ये आपके अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इनमें बहुत सारे अनुच्छेद हैं, अब क्या पूछा गया था ये आप लोग बता सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) क्लॉज ए किसका उल्लेख मिलता है, अनुच्छेद 19(1) क्लॉज ए में किसका उल्लेख मिलता है, तो दोस्तों याद रखेंगे इसका सही उत्तर बनेगा प्रेस की स्वतंत्रता। क्या बनेगा, प्रेस की स्वतंत्रता इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, तो अस्पृश्यता का अंत जो होगा दोस्तों अनुच्छेद 17, इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न दोस्तों पूछा गया था महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका सही उत्तर बनेगा दोस्तों राष्ट्रपति। क्या बनेगा, राष्ट्रपति दोस्तों महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। और आर्टिकल अभी हमने बताया था क्या होता है, आर्टिकल 76 होता है, भारतीय कानून का सर्वोच्च ज्ञाता होता है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था सर्वाधिक जूट की खेती किस राज्य में की जाती है, ऐसा प्रश्न आया था, तो दोस्तों सर्वाधिक जो जूट की खेती है वो आपकी पश्चिम बंगाल में होती है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और जूट के उत्पादन में कभी भारत आगे होता है, कभी बांग्लादेश आगे होता है, इसको याद रखेंगे। एक प्रश्न दोस्तों पूछा गया था सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा खान अब्दुल गफ्फार खां। दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खां भारत में याद रखेंगे जब स्वतंत्रता चल रही थी तो बलूचिस्तान, कहां पर याद रखेंगे दोस्तों, बलूचिस्तान प्रांत में, बलूचिस्तान प्रांत में ये भारत का आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। और दोस्तों गांधी जी के सहयोग से इन्हें सीमांत गांधी का नाम मिला था, जो इतिहासकार थे उन लोगों ने इनको सीमांत गांधी कहा था। जिस प्रकार गांधी जी भारत में अहिंसा से कार्य कर रहे थे, उसी प्रकार जो ये रेड कुर्ती दल के नेता थे सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खां, ये भी बलूचिस्तान में अपना कार्य कर रहे थे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर बनेगा दोस्तों युवराज सिंह। क्या बन जाएगा, युवराज सिंह। एक प्रश्न दोस्तों कथकली से संबंधित प्रमुख कलाकारों के बारे में पूछा गया था, तो कथकली के जो प्रमुख कलाकार हैं उनमें याद रखेंगे कलामंडलम गोपी, कलामंडलम कृष्ण प्रसाद, कोट्टाकल शिवशरण, इसके अलावा हो जाएगा कलामंडलम रमनकुट्टी नायर, कलामंडलम बासु, पेसारोड्डी और कवंगुल चुन्नथी पाड़िक्कर। ये सारे के सारे जो नाम हैं ये आपके कथकली से संबंधित है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। एक नाम के अम्मा का भी आता है, किसका, के अम्मा का, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, ये आपकी किससे हो जाएंगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है, तो इसका प्रश्न हो जाएगा 500। क्या हो जाएगा दोस्तों, जो विधानसभा होती है उसमें मैक्सिमम जो सीटें होंगी वो आपकी 500 हो सकती हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम सीटें कितनी हो सकती हैं, तो दोस्तों याद रखेंगे ये 500 हो सकती हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन था। तभी तो कांग्रेस को दोस्तों डफरिन के दिमाग की उपज कही गई थी। और कांग्रेस जो है इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे ये कौन थे, आप लोग इसको बता सकते हैं, तो दोस्तों याद रखेंगे WC बनर्जी। कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले ईसाई व्यक्ति थे, इसको याद रखेंगे। एक प्रश्न दोस्तों पूछा गया था स्थायी बंदोबस्त से संबंधित प्रश्न, तो दोस्तों याद रखेंगे स्थायी बंदोबस्त जमींदारी प्रथा की एक विशेषता थी। स्थायी बंदोबस्त को बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, यहाँ पर ये मिस टाइपिंग हो गई है, यहाँ पर याद रखेंगे कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस के तरह
कॉर्नवालिस के द्वारा इसको लागू किया गया था 22 मार्च 1793 को। कहाँ पर? बंगाल में। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार कितने राज्यों की महिला साक्षरता दर 90% से अधिक है? तो एकमात्र राज्य है केरल जिसमें महिला जो साक्षरता दर है वो दोस्तों 90% से अधिक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसकी जो साक्षरता है वो आपकी 91 के आसपास थी, 91 पॉइंट समथिंग कुछ थी, तो इसको याद रख लेंगे। एक ही राज्य ऐसा है जिसमें 2011 के सेंसस के अनुसार महिलाओं की जो साक्षरता है वो 90 से अधिक है। एक प्रश्न दोस्तों पूछा गया था ज्यूरिक डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका नीरज चोपड़ा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। एक प्रश्न दोस्तों पूछा गया था 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये सारे के सारे मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो आपके पिछली क्लासेस से रिपीट आ रहे हैं, तो आप चाहो तो पिछली क्लासेस को भी देख सकते हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले दिनों में भी पूछे जाएंगे और इस क्लास से भी बनेंगे। तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। आज की क्लास दोस्तों, आज का एनालिसिस यहीं पर समाप्त होता है। यदि आज की क्लास और एनालिसिस आपको पसंद आया है तो एक बार से जल्दी से लाइक कर दीजिए, दोस्तों में एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। यदि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए दोस्तों आपका अपना परिवार जीएस हब बाय डीएस सर। दोस्तों मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। ठीक है दोस्तों, माफी चाहेंगे आज लेट हो चुके हैं। ठीक है, कल मिलते हैं एक नई क्लास में नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।